Hello everyone, welcome back to Focus on Study यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट कर लिया था। अब हम लोग करने वाले हैं इसके आगे का पोर्शन। ठीक है, आई होप आप लोगों ने उसे अच्छे से समझा होगा और क्वेश्चंस को अपने आप से बनाया होगा। ठीक है, प्रैक्टिस किया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस। कहता है ग्लिसन्स कैप्सूल्स आर फाउंड इन। ठीक है, ग्लिसन्स कैप्सूल्स जो है वो किस ऑर्गन में पाया जाता है? क्या ये लीवर में पाया जाता है? क्या ये पैनक्रियाज में पाया जाता है? क्या ये किडनी में पाया जाता है? या फिर क्या ये इंटेस्टिनल वॉल में पाया जाता है? तो देखो, ग्लिसन्स कैप्सूल्स जो होते हैं वो बेसिकली लीवर में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। दरअसल लीवर जो है वो बहुत सारे लोब से बने हुए रहते हैं। ठीक है, और ग्लिसन्स कैप्सूल्स जो होता है वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के रूप में काम करता है अराउंड ईच ऑफ द लोब्स फाउंड इन लिवर। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हो डायग्राम में, ये क्या है? ग्लिसन्स सीथ है। ठीक है, ये जो पूरा लिवर है, ठीक है, ये लिवर यहाँ पे देख रहे हो, ये बड़ा सा लोब है। ठीक है, ये बड़ा सा लोब है और ये क्या है? छोटा सा लोब है। ठीक है, इसी लोब का जो कवरिंग है, ठीक है, इसी कवरिंग को क्या कहा गया है? ग्लिसन्स शीथ कहा गया है। ठीक है, तो ग्लिसन्स कैप्सूल्स आर नथिंग बट कवरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू फाउंड अराउंड ईच ऑफ द लोब, right? Glissen's capsule is composed of fibrous connective membrane and helps in providing a cover to the hepatic artery, portal vein and also the bile ducts present within the liver. ठीक है, तो ग्लिसन्स कैप्सूल्स जो होता है मुख्य रूप से जो है ये लिवर के लोब्स के ऊपर पाए जाने वाला एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ रहता है, राइट? और सिर्फ लिवर में ही नहीं बल्कि ये हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन में भी कवरिंग के रूप में काम आता है। ठीक है, तो ग्लिसन्स कैप्सूल इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग फाउंड इन विच ऑर्गन? लिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ करेक्ट? ग्लिसन्स कैप्सूल्स आर फाउंड इन। कहाँ पाया जाता है ग्लिसन्स कैप्सूल्स? तो ये लिवर में पाया जाता है। किसके लिवर में पाया जाता है? तो मैमल्स के लिवर में। ठीक है, इसका ऑप्शन सी होगा। देखो, ऑप्शन बी और डी तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे पैनक्रियाज की बात किया गया है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन ए और सी में लिवर की बात की गई है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है लिवर ऑफ फ्रॉग और ऑप्शन सी में कह रहा है लिवर ऑफ मैमल्स। तो ये जो है ग्लिसन्स कैप्सूल्स ये मैमल्स की कवरिंग होती है। ठीक है, ना कि फ्रॉग की। फ्रॉग क्या हो गया? एम्फीबियन हो गया। ठीक है, तो ये एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स ये सब में प्रेजेंट नहीं होता है बल्कि ये मैमल्स का जो लिवर होता है उसका जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है उसी को कहते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर फोल्ड्स ऑफ इनर वॉल ऑफ स्टमक आर कॉल्ड। ठीक है, पेट के इनर वॉल के जो मसल्स होते हैं वो कुछ लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उसे रुगे कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? रुगे, या बहुत लोग इसको रगे भी प्रोनाउंस करते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, कुछ आउटग्रोथ्स होते हैं जो कि हमारे पेट के इनर वॉल के मसल्स में पाए जाते हैं और ये बेसिकली एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, और इस तरह के फोल्ड्स जो हैं वो ना केवल हमारे स्टमक में मौजूद होते हैं बल्कि स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में भी प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे इसको विलाई के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? और इसका मुख्य फंक्शन होता है कि ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन हो सके। ठीक है, तो चाहे वो गैस्ट्रिक रगे हो या इंटेस्टिनल विलाई हो, ठीक है, इन दोनों का ही काम होता है कि ये सरफेस एरिया को क्या करता है? इंक्रीज़ करता है, बढ़ाता है फॉर मोर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जा सके। ठीक है, एंड इट इज़ फाउंड बाय म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा लेयर। क्लियर है? तो हमने बताया था कि मसल्स के बहुत सारे लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत जो है क्या होता है, ये जो स्टमक रगे हैं वो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा लेयर के द्वारा फॉर्म होता है। क्लियर है? डायग्राम में अगर हम देखें तो स्टमक रगे कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ जो दिख रहा है आपको रगे ऑफ म्यूकोसा, ठीक है, ये देख रहे हो इस तरह से, ये क्या है? इस तरह से फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, वो भी कहाँ है? तो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक में। ठीक है, एंड दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल इनर फोल्ड्स ऑफ स्टमक, राइट, विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन
म्यूकोसल एंड सब म्यूकोसल लेयर, राइट, एंड दीज आर कॉल्ड स्टमक रगे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से इंटेस्टाइन में विलाई भी प्रेजेंट होता है, उसका भी डायग्राम दिखा देती हूँ। ये देखो, ये है इंटेस्टिनल विलाई, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं, ठीक है। और ये प्रोवाइड करता है क्या, सरफेस एरिया फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, क्लियर है। तो दीज आर व्हाट, इंटेस्टिनल विलाई, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इंटेस्टिनल विलाई कहते हैं। और वहाँ पे पेट के केस में, स्टमक के केस में उसको स्टमक रगे कहते थे, क्लियर है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सकस इंटेरिकस इज सिक्रीटेड बाय। तो देखो, सकस इंटेरिकस बेसिकली इंटेस्टिनल जूसेस को कहते हैं, ठीक है, जो कि सिक्रीट किया जाता है किसके द्वारा, तो क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन, ठीक है, विच इज़ प्रेजेंट इन द म्यूकस लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, क्लियर है। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन। क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन के द्वारा सकस इंटेरिकस यानी इंटेस्टिनल जूस जो है वो सिक्रीट किया जाता है, ठीक है। इसके कुछ और डिटेल्स हम दिखाते हैं। देखो क्या कहता है कि ये जो सकस इंटेरिकस है, ठीक है, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो ये सिक्रीट होता है तुम्हारा इन द क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन, ठीक है, इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, क्लियर है। अब एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है। ये ब्रूनर्स ग्लैंड जो है और क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन, ठीक है, ये दोनों मिलकर जो है कुछ एल्कलाइन जूस सीक्रेट करते हैं जिसको इंटेस्टिनल जूस या सकस इंटेरिकस के नाम से हम जानते हैं, क्लियर है। तो बेसिकली ये क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन के साथ साथ ब्रूनर्स ग्लैंड के द्वारा भी सीक्रेट किए जाते हैं, क्लियर है। और ये इंटेस्टिनल जूस जो होता है इसमें कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एंटेरोकाइनेज एंजाइम, इरेप्सिन एंजाइम, आर्जिनेज एंजाइम, माल्टेज एंजाइम, सुक्रेज एंजाइम, लैक्टेज एंजाइम, लिमिट डेक्स्ट्रिन और लाइपेज एंजाइम, ठीक है। ये सभी एंजाइम जो कि इंटेस्टिनल जूस में प्रेजेंट होता है और ब्रूनर्स ग्लैंड और क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। इन सभी एंजाइम्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ठीक है। इन सभी को अलग अलग लेवल पे ये क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में इनका काफ़ी वाइटल रोल देखने को मिलता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू विटामिन बी ग्रुप, ठीक है। विटामिन बी ग्रुप में जो है कौन सा दिए गए ऑप्शन में से शामिल नहीं है। तो हमें पता है कि विटामिन बी का जो एक पूरा ग्रुप है, ठीक है, उसी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से हम जानते हैं। आप सभी ने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की दवाइयाँ देखी भी होंगी, टैबलेट्स देखे होंगे, क्लियर है। तो विटामिन बी के अंतर्गत बहुत सारे विटामिन आते हैं, जैसे कि विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B7, B6, राइट, हाँ, B12, ऑल दीज विटामिन्स कम अंडर द ग्रुप ऑफ विटामिन बी, राइट। तो कह रहा है कि बताइए दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा नहीं है इस ग्रुप में। तो राइबोफ्लेविन तो है, क्योंकि इसी को विटामिन B1 कहते हैं, क्या कहते हैं, विटामिन B1। साइनोकोबालामिन भी है, ठीक है, इसी को विटामिन B12 कहते हैं, तो इसका मतलब ये भी है। निकोटीन भी है, ठीक है, क्योंकि निकोटीन को विटामिन B3 कहते हैं, ठीक है, विटामिन B3 कहते हैं, क्लियर है। लेकिन जो टोकोफेरॉल है, ठीक है, जो ऑप्शन डी है टोकोफेरॉल, ये विटामिन बी के कैटेगरी में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये विटामिन ई हो गया। क्या हो गया? विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है? तो टोकोफेरॉल, क्लियर है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, क्लियर है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कुछ और डिटेल दे रखा है, इन्फॉर्मेशन दे रखा है, जिसको हमें देखना चाहिए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कह रहा है कि इसमें जो है 8 तरह के बी विटामिन शामिल होते हैं। कितने? तो 8 बी विटामिन जो है वो टुगेदर मेकअप द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, क्लियर है। कौन कौन सा है भाई? तो इसको लिस्ट देख लेते हैं। विटामिन B1 हो गया हमारा थियामिन, ठीक है। विटामिन B2 हो गया हमारा राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 हो गया हमारा नियासिन या निकोटिनिक एसिड, ठीक है, इसी को कहा गया था ना यहाँ पे निकोटीन। विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन और विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B9 फोलिक एसिड और विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, क्लियर हो गया। तो इस तरह से 8 विटामिन होते हैं। कौन कौन से फिर से रिकॉल कर लो। विटामिन B1 थियामिन को कहते हैं, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन जिसको कि निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं, विटामिन B5 यानी
पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 यानी पाइरिडॉक्सिन, और विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B9 फोलिक एसिड, और विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो टोकोफेरॉल का बात कहा गया था, मैंने बताया ना कि विटामिन ई को ही अल्फ़ा टोकोफेरॉल यानी इसका केमिकल नेम है कहते हैं, और ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि विटामिन बी और सी को छोड़ के जितने भी विटामिन है वो सभी फैट सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, केवल एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा हो गया प्लस सी हो गया, ये दोनों ही क्या होता है, तो हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। ठीक है, ये दोनों ही क्या होता है, हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। क्लियर हो गया। वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, और बाकी जो ADE के है वो सभी क्या हो गया, फैट सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो विटामिन ई का और फंक्शन क्या है, तो ये पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है। हाँ बिल्कुल सही है कि जो विटामिन ई का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स को मारने के लिए जाना जाता है। ठीक है, प्रोटेक्टिंग सेल्स फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ठीक है, ये सेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, एक तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो रेगुलेट करता है इम्यून फंक्शन। हेंस टोकोफेरॉल डज नॉट बिलोंग टू विटामिन बी ग्रुप। क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। क्लियर है, आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन आर। ठीक है, एंड प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। क्लियर हो गया। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH2O होल N। ठीक है, दैट मीन्स इसमें जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन का तो रेशियो जो है, प्रोपोर्शन जो है वो ऑलमोस्ट सेम होता है चूँकि वो वाटर के रूप में मौजूद होता है। और CHO की अगर हम बात करें तो इसका रेशियो जो है वो 1:2:1 होता है इन द फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है। अगर हम इसको केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, केमिकली देखें, तो ये जो CH2O होल N है, ठीक है, इसमें जो है एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल दोनों तरह के कार्बन कंपाउंड मौजूद होते हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा एल्डिहाइड, कीटोन। एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है हमारा CHO। ठीक है, कीटोन का फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O, और अल्कोहल का फॉर्मूला होता है OH। क्लियर है, OH। ठीक है, तो इसको अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूला को, तो हमें इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, इसके वर्गीकरण की बात करें, तो इसको 3 कैटेगरी में विभाजित किया जाता है। पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा है डाइसैकेराइड और तीसरा है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2 और पॉली का मतलब होता है मैनी। ठीक है, देखो कहने का मतलब है कि मोनोसैकेराइड जो होता है वो सिंगल यूनिट होता है। ठीक है, दैट मीन्स जैसे इसमें आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मतलब इसको अगर हम तोड़ने की कोशिश करें, ठीक है, तो वो जो है किसी यूनिट में नहीं टूटेगा। ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो हमें ग्लूकोज ही मिलेगा। ठीक है, फ्रक्टोज को तोड़ेंगे तो हमें फ्रक्टोज ही मिलेगा, गैलेक्टोज को तोड़ेंगे तो हमें गैलेक्टोज ही मिलेगा। मतलब ये जो है इसको हम फर्दर यूनिट्स में नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, मतलब ये एक सिंगल यूनिट के रूप में काम करता है। क्लियर है। और ये सभी के सभी जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो 6 कार्बन ऑर्गेनिक शुगर्स होते हैं। ठीक है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर्स देखो, चाहे ग्लूकोज का देखो, चाहे फ्रक्टोज का, चाहे गैलेक्टोज का, तो इन सभी में 6 कार्बन मौजूद होते हैं। क्लियर होता है। और अगर हम इसकी मिठास की बात करें तो ये जो है काफ़ी हाई होता है स्वीट फ्रूट और हनी में। ठीक है, दे आर हाई इन स्वीट फ्रूट एंड हनी। दैट मीन्स ये जो है मोनोसैकेराइड्स जो है वो मोस्ट कॉमनली जो है वो मधु में पाए जाते हैं। ठीक है, हनी में पाए जाते हैं, और जो भी मीठे फल होते हैं उन सभी में पाए जाते हैं। आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा कि जो अंगूर होता है, ठीक है, उसमें फ्रक्टोज शुगर मौजूद होता है। क्लियर है। तो फ्रक्टोज शुगर का कौन सा है, तो यही मोनोसैकेराइड है। क्लियर है। उसके बाद अमंग द 5 कार्बोनिक शुगर्स, ठीक है, जो 5 कार्बोनिक शुगर्स होते हैं उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, ये वही शुगर है जो कि RNA और DRNA में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया। तो RNA और DRNA में भी किस तरह के शुगर्स मौजूद होते हैं, तो मोनोसैकेराइड शुगर मौजूद होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। क्लियर है। दूसरा हो गया डाइसैकेराइड। अब देखो डाइसैकेराइड कहने का मतलब है कि अगर हम इसको तोड़ेंगे तो हमें इसको तोड़ने से 2 मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे। जैसे कि इसके अंतर्गत आता है माल्टोज शुगर, लैक्टोज शुगर। ठीक है, तो माल्टोज को अगर तोड़ोगे तो क्या मिलेगा,
2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या मिलेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखो, देखो हाँ माल्टोज हो गया। ठीक है, माल्टोज को अगर हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, तोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलेगा। और ग्लूकोज क्या है, मोनोसेक्राइड है। ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलेगा। क्लियर हो गया। तो हो गया ना माल्टोज डाइसेक्राइड, मतलब इसको तोड़े तो हमें 2 यूनिट्स मिला, किस चीज़ का, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का। ठीक है, उसी तरह अगर हम लैक्टोज को तोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलेगा। क्लियर हो गया। तो इसीलिए इसे डाइसेक्राइड नाम दिया गया है, मतलब इसको तोड़ने से जो है हमें 2 मोनोसेक्राइड्स प्राप्त होंगे। ठीक है, और ये शुगर भी काफ़ी स्वीट होता है। ठीक है, लेकिन उतने स्वीट नहीं होता जितना कि मोनोसेक्राइड्स होते हैं। क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें पॉलीसेक्राइड्स की, तो पॉलीसेक्राइड्स की अगर हम बात करते हैं तो पॉलीसेक्राइड्स में क्या होता है कि इसको तोड़ने पे हमें बहुत सारे ऑर्गेनिक शुगर्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसको तोड़ने से क्या होते हैं, हमें बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स मिलते हैं। और इसका एग्जांपल हो गया हमारा ग्लाइकोजन, स्टार्च, ठीक है, सेल्यूलोज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। पॉलीसेक्राइड्स का एग्जांपल क्या क्या हो गया, एक सेकेंड इसको हटा देते हैं। हाँ, ये देखो पॉलीसेक्राइड्स का एग्जांपल हो गया हमारा ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेल्यूलोज। ठीक है, और ये सभी को तोड़ने पे हमें क्या मिलेगा, मोर देन 1 ऑर्गेनिक शुगर मिलेगा। क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एस्कॉर्बिक एसिड इज़। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है, तो आप सभी को पता है एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का केमिकल नाम है। ठीक है, इसका मतलब इसका ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो यहाँ पे विटामिन ए रेटिनॉल कहते हैं। ठीक है, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, ये हमने पहले भी देखा हुआ है, फिर से रिवाइज कर लो। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड को कहते हैं और विटामिन के जो है वो फाइलोक्विनोन को कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी इसका केमिकल नेम हो गया और ये सभी विटामिन हो गए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्कर्वी डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। हमने पहले ही बताया कि स्कर्वी डिजीज़ जो है वो विटामिन सी के कमी से होता है। ठीक है, स्कर्वी डिजीज़ किससे होता है, विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड के कमी से होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है फिर से इसका क्या है, डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रखा है विटामिन से। ठीक है, चलो इसको एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन हमने बताया था ए, डी, ई और के होता है। वाटर सोल्यूबल विटामिन बी और सी होता है। बी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो सभी वाटर सोल्यूबल होते हैं। थियामिन विटामिन B1 को कहते हैं। ठीक है, इसके कमी से बेरी होता है। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 को कहते हैं, इसके कमी से चिलोसिस होता है। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 को कहते हैं, इसके कमी से पर्नीशियस अनीमिया होता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड को कहते हैं, इसके कमी से स्कर्वी होता है। डिजीज़ कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन, वो देख लो। तो विटामिन ए के कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, विटामिन डी यानी कैल्सीफेरॉल की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। विटामिन ई यानी टोकोफेरॉल की कमी से क्या होता है, तो इनफर्टिलिटी होता है। ठीक है, कंसीव करने में दिक्कत होता है। विटामिन के यानी नैफ्थोक्विनॉन। ठीक है, देखो विटामिन के का यहाँ पे नाम क्या था, फाइलोक्विनॉन, और यहाँ पे क्या नाम है, नैफ्थोक्विनॉन। यानी विटामिन के को केमिकली जो है दोनों तरह से हम लोग जानते हैं, एक हो गया फाइलोक्विनॉन और दूसरा हो गया नैफ्थोक्विनॉन। ठीक है, तो विटामिन के का जो है इसके कमी से क्या होता है, ब्लड डज नॉट क्लॉट। ठीक है, आपने हीमोफीलिया का नाम सुना होगा। इस बीमारी में क्या होता है कि ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं करते रहता है, मतलब अगर किसी को कोई इंजरी हो गया और वो खून बहने लगा तो वो खून जल्दी रुकता नहीं है। ठीक है, खून जल्दी क्लॉट नहीं करता है, तो वो इसका मतलब उसके शरीर में किस विटामिन की कमी है, तो विटामिन के की कमी है, यानी फाइलोक्विनॉन उर्फ नैफ्थोक्विनॉन की कमी है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिक्रेटिन स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ। सिक्रेटिन जो है वो किस चीज़ का प्रोडक्शन स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, यहाँ पे कुछ डिटेल देख लो। सिक्रेटिन जो है वो डिओड्रेनम से सिक्रीट होता है। ठीक है, इसका काम है क्या, तो स्टिमुलेट करना, किस चीज़ को, तो फूड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, मतलब पेट में और आंत में जो है ना भोजन को और एसिड को, सिक्रीशन को स्टिमुलेट करने का काम कौन करता है, तो सिक्रेटिन हार्मोन। ठीक है, और सिक्रेटिन हार्मोन का टारगेट क्या होता है, तो इसका टारगेट होता है सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट फ्रॉम पैनक्रियाज। ठीक है, तो बेसिकली ये पैनक्रियाटिक जूस को तो स्टिमुलेट करता ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट हो, और साथ ही साथ जो है पैनक्रियाज से जो है वाटर और बाइकार्बोनेट के सिक्रीशन को भी स्टिमुलेट करने का काम करता है। दूसरा इसका फंक्शन है इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक मोटेलिटी। ठीक है,
मतलब गैस्ट्रिक मोटिलिटी यानी जो स्टमक का मूवमेंट है ना उसको इनहिबिट करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी होता है उसको इनहिबिट करने का काम करता है, यानी गैस्ट्रिक मूवमेंट को इनहिबिट, ठीक है, रोकने का काम करता है। तीसरा हो गया इट स्टिमुलेट लिवर फॉर द सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस। साथ ही साथ जो है ये लिवर को भी स्टिमुलेट करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बाइल जूस सिक्रीट करे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो सिक्रीटिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। एक तो पैनक्रियाटिक जूस को वो स्टिमुलेट करता है, ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन को। दूसरा हो गया कि पैनक्रियाटिक जूस के साथ साथ जो है वाटर और बाइकार्बोनेट का भी सिक्रीशन स्टिमुलेट करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया कि ये जो है गैस्ट्रिक मूवमेंट को इनहिबिट करता है, ठीक है, स्लो डाउन करता है। और नेक्स्ट लास्ट हो गया कि ये जो है लिवर को भी स्टिमुलेट करता है कि वो बाइल जूस को सिक्रीट करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट ईसोफेगस इज़ फाउंड इन। ठीक है, ईसोफेगस आप सभी को पता है, ईसोफेगस वो पाइप होता है, ठीक है, जिसको फूड पाइप भी कहते हैं, जिससे कि फूड जो है वो माउथ से स्टमक तक पहुंचता है। ठीक है, इस तरह से जो है पाइप होता है, ठीक है, नली होता है। और इससे क्या होता है, भोजन जो है यहाँ से कहाँ तक, तो हमारे पेट तक पहुँचता है। क्लियर हो गया ना, इस तरह का पेट होता है। क्लियर हो गया, तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है और फूड जो है वो हमारे माउथ से इसी पेट में भोजन पहुंचाने का काम कौन करता है, तो ईसोफेगस यानी फूड पाइप। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए सबसे बड़ा ईसोफेगस जो है दिए गए ऑप्शन में से किस जानवर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है डॉग फिश, नहीं डॉग फिश में नहीं होता है, डॉग फिश को क्या कहते हैं, स्कॉलियोडॉन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी है फ्रॉग, नहीं फ्रॉग में भी नहीं होता है। ऑप्शन सी है जिराफ और ऑप्शन डी है स्पैरो। तो देखो ये कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, इसको आप एलिमिनेशन से भी बना सकते हो कि सबसे इसमें से लंबा जानवर कौन सा है, जिराफ है। ठीक है, तो स्वाभाविक है जितना लंबा जानवर होगा तो स्वाभाविक है उसका जो फूड पाइप होगा वो भी लंबा होगा, है कि नहीं। स्वाभाविक है ना कि अगर लंबा जानवर है तो उसके सभी ऑर्गन्स भी तो लंबे होंगे, है कि नहीं। तो जिराफ ही इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। लार्जेस्ट ईसोफेगस जो है वो जिराफ में ही पाया जाता है, जिसका लेंथ जो है ना करीब 3 मीटर होता है, मतलब इसमें 3 मीटर का फूड पाइप प्रेजेंट होता है। और ईसोफेगस को ही गलेट भी कहते हैं। ठीक है, ईसोफेगस को ही कॉमन इसका नाम है गलेट। ठीक है, इसका कॉमन नाम है गलेट और ये पार्ट होता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम का। क्लियर है, और ये प्रेजेंट होता है बिटवीन स्टमक एंड माउथ। ठीक है, ये मुंह और पेट को जोड़ने वाला पाइप होता है और ये कनेक्ट करता है फेरिंग्स और स्टमक। ठीक है, फेरिंग्स और स्टमक को भी ये कनेक्ट करता है। और ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस में ये फूड पाइप का लेंथ जो है करीब 25 सेंटीमीटर होता है। कितना, तो 25 सेंटीमीटर होता है। क्लियर हो गया। ठीक है, और जिराफ में कितना है, 3 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है काइमोट्रिप्सिन इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ। तो काइमोट्रिप्सिन जो है किसका कंपोनेंट है, तो पैनक्रियाटिक जूस का कंपोनेंट है। क्लियर है, देखो पैनक्रियाटिक जूस में जो है अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। कौन कौन से मौजूद होते हैं देख लो। पैनक्रियाटिक जूस बेसिकली कंटेन्स सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसमें Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है और बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जैसे कि ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया, कार्बोक्सी पेप्टिडेज हो गया, इलास्टेज हो गया, एमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, इस तरह के एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, अब काइमोट्रिप्सिन जो होता है वो जो है जाइमोजन के रूप में, ठीक है, एक्सक्रीट आउट किया जाता है इन द इनएक्टिव स्टेट। ठीक है, दरअसल होता क्या है कि ये काइमोट्रिप्सिन जो है वो इनएक्टिव काइमोट्रिप्सिनोजेन के रूप में मौजूद होता है। ठीक है, ये जो है काइमोट्रिप्सिनोजेन ये वास्तविक में क्या होता है, वास्तविक में ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, इसको एक्टिव करने का काम कौन करता है, तो ट्रिप्सिन। ठीक है, अब ये जो इनएक्टिव काइमोट्रिप्सिनोजेन होता है, ठीक है, इसको एक्टिवेट कौन करता है, तो इसको एक्टिवेट करता है एक दूसरा एंजाइम जिसका नाम है ट्रिप्सिन। ठीक है, ये ट्रिप्सिन इसको एक्टिवेट करता है किस में, तो काइमोट्रिप्सिन में। ठीक है, दरअसल होता क्या है कि ये जो इनएक्टिव काइमोट्रिप्सिनोजेन है वो एक्टिव पाई काइमोट्रिप्सिनोजेन में कन्वर्ट होता है सबसे पहला स्टेज में। ठीक है, ये क्या है, पाई काइमोट्रिप्सिनोजेन, और उसके बाद जो है ये फिर अपने आप को फिर क्या करता है, अल्फ़ा काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, और फाइनली फिर ये काइमोट्रिप्सिन के रूप में एक्ट करता है। क्लियर हो गया। तो पहला स्टेप में क्या था, इनएक्टिव स्टेट था, इनएक्टिव स्टेट एज जाइमोजन काइमोट्रिप्सिनोजेन। ठीक है, तो ये क्या था, इनएक्टिव स्टेट में था। इनएक्टिव स्टेट से इसको एक्टिव पाई काइमोट्रिप्सिनोजेन में किसने लाया,
तो ट्रिप्सिन है, और उसके बाद फिर ये पाई काइमोट्रिप्सिनोजन अल्फ़ा काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये काइमोट्रिप्सिन किसका कंपोनेंट है, तो पैनक्रियाटिक जूस का। क्लियर हो गया, ठीक है। और पैनक्रियाटिक जूस में काइमोट्रिप्सिन के अलावा और कौन कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो ट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, इलास्टेज, एमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, इस तरह के एंजाइम्स मौजूद होते हैं, ठीक है, जिसको अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 का कमी से जो है कौन सा डिसऑर्डर होता है। अभी मैंने बताया कि विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामिन की कमी से जो है पर्नीशियस एनीमिया होता है, ठीक है, पर्नीशियस एनीमिया होता है। क्लियर हो गया। और विटामिन B1 जिसको थियामिन कहते हैं, इसकी कमी से बेरी बेरी होता है, ठीक है। विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन की कमी से क्या होता है, बोलो। विटामिन B2 की कमी से जो होता है वो होता है हमारा चिलोसिस होता है, ठीक है, चिलोसिस होता है, दैट मीन्स क्रैकिंग ऑफ लिप्स, ठीक है। विटामिन B3 यानी नियासिन की कमी से होता है पेलाग्रा। विटामिन C की कमी से होता है स्कर्वी। विटामिन B12 की कमी से होता है पर्नीशियस एनीमिया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम यील्ड, ठीक है। तो देखो प्रोपियोनी बैक्टीरियम जो होता है ना, वो बेसिकली विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामिन प्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता है। ये कमर्शियल सोर्स है विटामिन B12 का, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखो, विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामिन इज़ कमर्शियली प्रोड्यूस्ड बाय प्रोपियोनी बैक्टीरियम। क्लियर है। और इसके डेफिशिएंसीज अभी हमने ऊपर देखा कि पर्नीशियस एनीमिया होता है। क्लियर हो गया। और इस तरह के जो प्रोपियोनी बैक्टीरियम होता है वो कॉमनली कहाँ पाया जाता है, तो कॉस्मेटिक, फार्मास्यूटिकल और फूड इंडस्ट्री में इसकी जो है काफ़ी अमाउंट में इसको क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इब्नर्स ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन। इब्नर्स ग्लैंड्स जो है ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मार्क करो, क्योंकि ये अक्सर बच्चे इस ग्लैंड के बारे में नहीं सुने रहते हैं, ठीक है। और देखो ये पूछा भी हुआ है। इब्नर्स ग्लैंड जो है वो लोकेटेड होता है टंग सरफेस पे, ठीक है, हमारे जीभ के सरफेस पे जो है ये मौजूद होता है। और ये बेसिकली एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड कहने का मतलब है कि इसका जो सिक्रीशन है वो किसी पर्टिकुलर ग्लैंड के अंदर नहीं बल्कि बाहर में इसका सिक्रीशन होता है, ठीक है। और इस ग्लैंड को जो है वोन एबनर ग्लैंड के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। एक स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड जो है, एक स्पेशल टाइप ऑफ तरल पदार्थ है, इस ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, जो कि क्या करता है, लिपिड हाइड्रोलिसिस करता है, यानी फैट को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो है एक एंजाइम भी सिक्रीट करता है जिसका नाम है लिंगुअल लाइपेज, ठीक है, जिसका काम क्या होगा, वही लिपिड हाइड्रोलिसिस करना, ठीक है, बिगनिंग द प्रोसेस ऑफ लिपिड हाइड्रोलिसिस इन द माउथ। क्लियर हो गया। तो जब भी हम लोग कुछ लिपिड से रिलेटेड यानी फैट से रिलेटेड कोई भी फूड लेते हैं तो माउथ में ही उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है, किसके द्वारा, तो इसी लिंगुअल लाइपेज एंजाइम के द्वारा, जो कि सीक्रेट किया जाता है किसके द्वारा, तो कौन से ग्लैंड के द्वारा, तो इब्नर्स ग्लैंड के द्वारा। क्लियर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम पैराकैसिनेट फॉर्मेशन इज द फंक्शन ऑफ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रेनिन, ठीक है। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि रेनिन जो है वो बेसिकली बेबी के स्टमक में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये एंजाइम जो है इसका मुख्य फंक्शन होता है क्या करना, मिल्क का डाइजेशन करना, ठीक है। और ये कन्वर्ट करता है क्या, तो ये कन्वर्ट करता है केसिन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में, ठीक है, कन्वर्ट करता है जो सॉल्युबल प्रोटीन होता है केसिन को किस में, तो इनसॉल्युबल कैल्शियम पैराकैसिनेट में, ठीक है, इसको इसमें कन्वर्ट करता है, ठीक है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये जो है केसिन को जो है इनसॉल्युबल कर्ड में भी कन्वर्ट करता है, ठीक है। पेप्सिन कन्वर्ट्स फूड प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। और दूसरा जो ऑप्शन उसमें दे रखा है पेप्सिन के बारे में, तो वही कह रहा है कि पेप्सिन जो है उसका काम क्या होता है, तो वो प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोरी साइकिल। अब देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कोरी साइकिल देख लेते हैं। कोरी साइकिल जो है वो क्या करता है और किससे जुड़ा हुआ है, तो देखो कोरी साइकिल जो है वो बेसिकली मसल ग्लाइकोजन और लिवर ग्लूकोज के बीच के रिलेशन को कहते हैं, ठीक है। मसल के ग्लाइकोजन और लिवर के ग्लूकोज के बीच में जो एक रिलेशन होता है उसी को कहते हैं, उसी को रिप्रेजेंट करते हैं हम कोरी साइकिल के द्वारा, ठीक है। देखो
यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, ये बेसिकली कोरी साइकिल को डेजिग्नेट कर रहा है, ठीक है। कोरी साइकिल को ही एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं लैक्टिक एसिड साइकिल। क्या कहते हैं? कोरी साइकिल इज़ ऑल्सो नोन एज लैक्टिक एसिड साइकिल। ये हमेशा याद रखना, लैक्टिक एसिड साइकिल इसी को कहते हैं, ठीक है। दरअसल कोरी साइकिल में दो मुख्य ऑर्गन्स होते हैं, एक होता है मसल और दूसरा होता है लिवर, ठीक है। एक होता है क्या? मांसपेशी, और दूसरा होता है यकृत, ठीक है। हिंदी की अगर बात करें तो मसल और लिवर इन्वॉल्व होते हैं इसी कोरी साइकिल या लैक्टिक एसिड साइकिल में, ठीक है। इसको इस तरह के साइकिल को डिस्कवर करने वाले थे कार्ल फर्डिनेंड कोरी, इसीलिए इसका नाम रखा गया कोरी साइकिल, ठीक है। अब देखो इस डायग्राम में हम समझते हैं कोरी साइकिल के बारे में। देखो कोरी साइकिल में बेसिकली 4 मेन स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। पहला स्टेप है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस इन मसल्स, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक होता है एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा होता है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ज़्यादातर जो हमारे सेल्स में पाए जाते हैं वो होते हैं एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स में काफ़ी ज़्यादा लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है, और ये होता है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस के परिणाम स्वरूप, ठीक है। तो दरअसल जो कोरी साइकिल है ना, वो मसल्स और लिवर के बीच का रिलेशन है, ठीक है। तो इसमें 4 मुख्य स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जिसमें कि पहला स्टेप है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस इन मसल्स। होता क्या है, जब इंटेंस एक्सरसाइज हम करते हैं तो मसल्स में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है जिससे कि उसका एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो सके। तो इससे क्या होता है कि एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होता है, जहाँ पे ग्लूकोज को जो है पाइरूवेट में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद जो है ये पाइरूवेट जो है लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर हम नॉर्मल सेल्स की बात करें जिसमें कि एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो उसमें सिंपली ग्लूकोज जो है वो पाइरूवेट तक ही कन्वर्ट होके रह जाता है, ठीक है। ये वाला स्टेप जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाला स्टेप जो होता है वो खासकर किस में होता है, तो केवल और केवल मसल्स में होता है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कहता है कि लैक्टेट जो है ट्रांसपोर्ट टू द लिवर, ठीक है। अब ये जो लैक्टेट बना है वो लिवर में जाएगा और ये जो है मसल से ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, लिवर में, ठीक है। और लिवर में फिर क्या होगा, लिवर में होगा तीसरा स्टेप, दैट इज़ ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब हो गया कि ये लैक्टेट जो है वो वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा थ्रू दिस प्रोसेस कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस नाम से ही क्लियर है कि यार इसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, किससे, तो लैक्टेट से। क्लियर हो गया। चौथा स्टेप में कहता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट बैक टू मसल्स, ठीक है। अब ये जो न्यूली फॉर्म ग्लूकोज है ये वापस से किस में आ जाएगा, तो मसल्स में वापस से इसका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, जहाँ पे इसको जो है एनर्जी के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। जहाँ पे जो है इसको एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है इंटेंस एक्सरसाइज के केस में, या अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर इसका यूज़ नहीं है, तब इसको जो है ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रख लिया जाता है। क्लियर हो गया। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं कोरी साइकिल का। क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले क्या हो गया कि एक्सरसाइज हमने किया, ठीक है, जिसमें कि मसल्स में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया, जिससे कि उसका एनर्जी डिमांड जो है वो फुलफ़िल नहीं हो पाया, जिसके कारण क्या हो गया, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस हुआ मसल्स में। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप जो होता है ग्लूकोज पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है और पाइरूवेट जो है लैक्टेट में कन्वर्ट होता है। ये लैक्टेट कहाँ जाता है, लिवर में जाता है, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। उसके बाद लिवर में वापस से ये लैक्टेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्लियर हो गया। और फिर ये ग्लूकोज जो है जब इसका काम रहता है, जब इसका रिक्वायरमेंट रहता है, तो ये वापस से मसल्स में चला जाता है, ठीक है, जहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। और अगर इसका यूसेज नहीं है, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, तो इसको ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रख लिया जाता है। क्लियर हो गया, एब्सोल्युटली क्लियर। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है कोरी साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑन बीइंग हंग्री मैन यूजेस फर्स्ट, ठीक है। उपवास रखने के बाद जो है, या भूखे काफ़ी लंबे समय तक भूखे रहने के बाद इंसान सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं, फैट, ग्लाइकोजन, ब्लड प्रोटीन या मसल प्रोटीन। तो देखो हम सभी को पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है,
ठीक है। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है कौन, तो कार्बोहाइड्रेट, और ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है। अभी मैंने बताया मसल्स में स्टोर रहता है, ठीक है। तो बेसिकली जब हम लंबे समय तक उपवास करते हैं या भूखे रहते हैं तो सबसे पहले जो है इसी ग्लाइकोजन का खपत होता है, ठीक है। यही जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है ग्लाइकोजन के रूप में, इसी को सबसे पहले इंसान यूज़ करता है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्लियर हो गया। और जब ये ग्लाइकोजन ख़त्म हो जाता है, ठीक है, ये जब रिजर्व फूड जो है ग्लाइकोजन का ख़त्म हो जाता है तब जाके फैट्स और प्रोटीन्स का यूज़ होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच आयन इज़ नीडेड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है। कौन सी आयन की ज़रूरत पड़ती है फूड के एब्जॉर्प्शन में। तो देखो बेसिकली होता क्या है कि देखो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो डाइजेशन के बाद होता है, ठीक है। तो फूड जो है वो डाइजेशन के बाद अलग अलग पार्ट्स में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। अब ये जो एब्जॉर्प्शन होता है वो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों प्रोसेस से होता है, ठीक है। तो डिफ्यूजन में बेसिकली सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दो तरह का डिफ्यूजन होता है, ठीक है। इन दोनों तरह के डिफ्यूजन के थ्रू जो है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कैरी आउट किया जाता है। क्लियर है। अब जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है उसमें क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी इन्वॉल्व होता है। क्लियर है। अब ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसे सोडियम पंप की आवश्यकता होती है जिससे कि वो फूड को क्या कर सके, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कर सके, ठीक है। तो ये सोडियम रिच पंप को यूज़ करता है विच आर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसीलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, जिसमें कि सोडियम आयन इज़ नीडेड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ दीज कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इन फैट्स। तो हमने पहले ही बताया है कि विटामिन बी और सी ये दोनों जो होते हैं वो क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होते हैं, और बाकी जितने भी रिमेनिंग विटामिन्स होते हैं विटामिन ए, डी, ई और के, ये सभी फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है विच ऑफ दिस कैन नॉट बी ऑब्टेन, ठीक है, मतलब फ्रॉम सोल्यूशन इन फैट्स, ठीक है, यानी कौन सा फैट सॉल्युबल विटामिन नहीं है। तो ए तो है, डी भी है, ई भी है, सी नहीं है, ये वाटर सॉल्युबल है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीशन इज स्टिमुलेटेड बाय द हार्मोन। तो देखो मैंने पहले भी बताया है ये क्वेश्चन, जो पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन होता है वो हार्मोन सीक्रेटिन के द्वारा भी स्टिमुलेट किया जाता है, और दूसरा सीसीके या पैनक्रियोजाइमिन के द्वारा भी स्टिमुलेट किया जाता है, ठीक है। सीसीके, पैनक्रियोजाइमिन को कहते हैं ना सीसीके, राइट, हाँ सीसीके। क्लियर है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एंड बी बोथ, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। सिक्रीटिन एक्ट ऑन द एक्सोक्राइन पैनक्रियाज। देखो क्या कह रहा है कि सिक्रीटिन जो है वो केवल और केवल एक्सोक्राइन पैनक्रियाज पे ही एक्ट करता है, ठीक है। जबकि जो सीसीके होता है, ठीक है, कोलिसिस्टोकाइनिन या इसी का नाम होता है पैनक्रियोजाइमिन, ये एक्ट करता है बोथ किस पे, पैनक्रियाज पे भी और गॉल ब्लैडर पे भी, ठीक है। जहाँ सिक्रीटिन का काम होता है कि वो जो है केवल वाटर और बाइकार्बोनेट आयन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करे, वहीं सीसीके का काम होता है कि वो पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करे ताकि पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक एंजाइम निकल सके और गॉल ब्लैडर से बाइल जूस का सिक्रीशन हो सके। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन जो है वो हार्मोन सिक्रीटिन एज वेल एज सीसीके या पैनक्रियोजाइमिन दोनों के द्वारा स्टिमुलेट किया जाता है। क्लियर हो गया। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन। ये तो सबको बच्चा को पता है कि एडल्ट ह्यूमन का फार्मूला क्या होता है, तो 2123/2123। क्लियर हो गया। जिसमें कि इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इसी फार्मूला में जो है क्या लिखा जाता है, 2123/2123, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ये जो है इसको जोड़ो, 2 2 4 3 7 1 8, ठीक है, ये हो गया 8। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 8/8 × 2, ठीक है। तो 16 16 हो गया, 16 ऊपर में और 16 नीचे वाले जॉ में, ठीक है। तो टोटल 32 दांत होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। ये इसका फार्मूला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पैनक्रियाज। अब देखो हम सबको पता है कि पैनक्रियाज जो होता है एक मिक्स्ड ग्लैंड होता है, ठीक है। मिक्स्ड ग्लैंड के कारण ही इसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं।
तो मिक्स्ड ग्लैंड कहने का मतलब है कि इसमें जो है एंडोक्राइन पार्ट भी होता है और एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है, ठीक है। जहाँ एंडोक्राइन पार्ट जो है वो हार्मोन रिलीज़ करता है, वहीं एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो क्या रिलीज़ करता है, तो एंजाइम्स रिलीज़ करने के लिए जाना जाता है। क्लियर है। तो वही कह रहा है कि पैनक्रियाज का बताइए कि एंडोक्राइन पोर्शन क्या सीक्रेट करता है। तो देखो एंडोक्राइन का मतलब हो गया क्या कि हार्मोन सीक्रेट करेगा। तो हम सबको पता है कि पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन सीक्रेट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। और इसमें भी इंसुलिन किस सेल से सीक्रेट होता है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना इंसुलिन जो है वो बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज से सीक्रेट होता है। किससे होता है, तो इंसुलिन जो है वो बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज से सीक्रेट होता है। वहीं ग्लूकागोन जो है वो अल्फा सेल से सीक्रेट किया जाता है, ठीक है। और अल्फा और बीटा सेल के अलावा इसके पास एक डेल्टा सेल भी होता है जो कि सीक्रेट करता है कौन सा हार्मोन, तो सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। ये भी याद रखना। जबकि जो एक्सोक्राइन पार्ट है मैंने बताया वो एंजाइम या पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज़ करने के लिए जाना जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट HCl। तो देखो मैंने पहले ही बताया है कि HCl जो है सीक्रेट करता है कौन, तो ऑक्जेंटिक सेल या इसी को क्या कहते हैं, पैराइटल सेल कहते हैं। तो एसिडिक सेल या ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल ये सभी नाम है इसी के। तो यही जो है वो क्या करता है, सीक्रेट करता है क्या, HCl सीक्रेट करता है। क्लियर हो गया। अब देखो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है उसमें 3 तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में भी हमने देखा था एक क्वेश्चन में कि 3 सेल्स होते हैं कौन, गैस्ट्रिक ग्लैंड में। पहला होता है म्यूकस नेक सेल जो कि सीक्रेट करता है म्यूकस को, ठीक है। दूसरा होता है चीफ सेल जो कि सीक्रेट करता है कौन सा, प्रो एंजाइम, तो पेप्सिनोजन, ठीक है। और तीसरा होता है ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल जो कि सीक्रेट करता है HCl प्लस एक कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वो भी ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा ही सीक्रेट किया जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द pH इन द हेल्दी ह्यूमन स्टमक एंड इंटेस्टाइन आर रिस्पेक्टिवली। तो देखो हमारे जो स्टमक का pH है, ठीक है, वो एसिडिक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे HCl सीक्रेट होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारे स्टमक का pH होता है वो क्या होता है, लो होता है, ठीक है, एसिडिक होता है। तो इसका मतलब ये तो एसिडिक होगा, ठीक है। कितना होता है, तो 1.8 होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ HCl इन गैस्ट्रिक जूसेस। क्लियर हो गया। और दूसरा इंटेस्टाइन की बात कर रहा है, आंत की बात कर रहा है, तो आंत में जो है ना अल्कलाइन pH होता है, ठीक है। और उसमें जो है 7.8 उसका pH का वैल्यू है। क्लियर होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, ठीक है। स्टमक के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि देखो स्टमक जो होता है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये कहाँ लोकेटेड होता है, तो एब्डोमिनल कैविटी के बाएं साइड में लोकेटेड होता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ स्टमक pH जो है वो 1 से 2 के बीच में होता है। क्लियर हो गया। पूरा का पूरा अगर हम ह्यूमन इंटेस्टाइन की बात करें तो वो भी 2 भाग में डिवाइडेड होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत और बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन HCl जो कि पेट में प्रेजेंट होता है वो काफ़ी एसिडिक होता है, जिसके कारण जो है पेट का pH जो है वो काफ़ी कम होता है, करीब 1.8 के अराउंड, ठीक है, जो कि 1 to 2 के रेंज के बीच में लाई करता है, ठीक है। लेकिन इंटेस्टाइन में चूँकि एंजाइम सीक्रेट होता है, उसी एंजाइम के सीक्रेशन के कारण जो है उसका pH अल्कलाइन हो जाता है, और इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन का pH जो है वो जनरली रेंज करता है 6 to 7.4 तक। क्लियर हो गया। इलियम पोर्शन में और 6.7 इन रेक्टम पोर्शन, ठीक है। तो एवरेज इसका निकालेंगे तो ये हमारा करीब 7.8 आता है, ठीक है, इंटेस्टाइन का pH, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच सेल्स ऑफ इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सीक्रेट हार्मोन गैस्ट्रीन, ठीक है। कौन सा सेल जो होता है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस का वो हार्मोन गैस्ट्रीन सीक्रेट करता है। तो देखो ये बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि गैस्ट्रीन हार्मोन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बात कर रहा है इजलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो देखो इजलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है वो दरअसल सीक्रेट करता है पैनक्रियाटिक हार्मोन्स, ठीक है। पैनक्रियाटिक सेल्स में पाए जाते हैं ये इजलेट ऑफ लैंगरहैंस, और हमें पता है कि पैनक्रियाज से ये गैस्ट्रीन हार्मोन तो सीक्रेट नहीं होता है। तो इसका मतलब इसमें से कोई भी आंसर इसका सही नहीं है, इसीलिए यहाँ पे स्टार दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, द सीक्रेशन ऑफ हार्मोन गैस्ट्रीन, ये जो गैस्ट्रीन हार्मोन का सीक्रेशन है वो लैंगरहैंस इजलेट से नहीं होता है बल्कि ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा से होता है, ठीक है। किससे होता है, तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा से होता है, विच इंड्यूसेस द सीक्रेशन ऑफ पेप्सिन बाय द स्टमक। सही बात है, हमारे पेट से ये जुड़ा हुआ हार्मोन है। और जो इजलेट ऑफ लैंगरहैंस है उसमें
3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। अभी हमने बात किया जिसका अल्फ़ा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। अल्फ़ा सेल से ग्लूकागॉन का सिक्रीशन होता है, बीटा सेल से इंसुलिन का सिक्रीशन होता है और डेल्टा सेल से सोमैटोस्टैटिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? डन है, क्लियर हो गया? तो इसका नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गोल्डन राइस इज एनरिच्ड विथ प्रिकर्सर ऑफ विच विटामिन। ठीक है, कौन से विटामिन के प्रिकर्सर के साथ जो है गोल्डन राइस बना हुआ रहता है। ठीक है, या गोल्डन राइस जो है वो एनरिच्ड रहता है। ठीक है, तो देखो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, विटामिन ए। दरअसल गोल्डन राइस में जो है विटामिन ए भरपूर रहता है। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इसको बेसिकली इनकॉर्पोरेट किया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के थ्रू। ठीक है, जिसमें कि क्या किया गया कि बीटा कैरोटीन जो है उसको विटामिन ए के साथ क्या किया गया बताओ, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के मदद से उसको इनकॉर्पोरेट किया गया गोल्डन राइस में। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि गोल्डन राइस एक ऐसा चावल का एक ऐसा प्रकार होता है जिसमें से बीटा कैरोटीन को जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग से ऑब्टेन किया जाता है और ये बीटा कैरोटीन जो है वो विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है। ठीक है, दरअसल गोल्डन राइस को बनाया कैसे गया कि नॉर्मल राइस को जो है वो नॉर्मल राइस को रिप्लेस किया गया विथ 2 बीटा कैरोटीन बायोसिंथेटिक जीन। ठीक है, जो नॉर्मल चावल था उसको जो है 2 बीटा कैरोटीन बायोसिंथेटिक जीन जिसका नाम था डैफोडिल और CRTL इस दोनों से रिप्लेस करके इस गोल्डन चावल यानी सुनहरे चावल का निर्माण किया गया। ठीक है, और ये सुनहरे चावल जो है वो भरपूर मात्रा में इसमें विटामिन ए पाया जाता है। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेलिएंट फीचर ऑफ बाइल जूस इज। बाइल जूस का सेलिएंट फीचर क्या होता है? तो देखो बाइल जूस का सेलिएंट फीचर यही है कि इसमें एंजाइम मौजूद नहीं होता है। ठीक है, इट इज़ विदाउट एंजाइम, एंजाइम एब्सेंट होता है इसमें। और दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, इट हैज़ ट्रिप्सिन। हाँ, इसमें ट्रिप्सिन होता है जो कि हेल्प करता है प्रोटीन के डाइजेशन में। ये एसिडिक इन नेचर भी होता है। ठीक है, उसके बाद इट हैज़ लाइपेज। हाँ, इसके पास लाइपेज एंजाइम भी होता है जो कि फैट के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। ठीक है, और वैसे भी बाइल जूस का तो मुख्य इंपॉर्टेंट फंक्शन ही है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो लाइपेज जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर है? और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाइल जूस में जो है किसी भी तरह का एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट, तो क्या कहता है द मेन फंक्शन ऑफ द लिवर इज़ टू सिक्रीट बाइल जूस। इट इज़ अ ग्रीनिश ब्राउन एल्कलाइन लिक्विड। ठीक है, इसका कलर है, कभी कभार पूछ देता है कि बाइल जूस किस कलर का होता है, तो ग्रीनिश ब्राउन एल्कलाइन लिक्विड होता है। ठीक है, इट कंटेन बाइल सॉल्ट। अब देखो इसमें बाइल जूस में क्या क्या होता है, तो बाइल सॉल्ट होता है। ठीक है, बाइल डाइज होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, लेकिन इसमें किसी भी तरह का एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, येट बाइल सॉल्ट डाइजेस्ट स्पेशल फैट्स इन फूड। अब इसमें एंजाइम प्रेजेंट नहीं है लेकिन फिर भी ये जो है फैट डाइजेशन करता है। कैसे? तो विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट्स। ठीक है, साथ ही साथ ये जो है प्रिवेंट फूड फ्रॉम रॉटिंग, भोजन को सड़ने से बचाता है, एंड डिस्ट्रॉयड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, और बैक्टीरिया के द्वारा डिस्ट्रॉय होने से बचाता है। तो इतना सारा फंक्शन है किसका, तो लिवर के बाइल जूस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑक्जेंटिक सेल सिक्रीट। देखो कितने बार क्वेश्चन आ चुका है कि ऑक्जेंटिक सेल जो है वो स्टमक में HCl सिक्रीट करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, और 3 तरह के सेल जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? अभी हमने देखा म्यूकस नेक सेल, जाइमोजन और पेप्टिक और चीफ सेल, और तीसरा है ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल। ठीक है, म्यूकस नेक सेल म्यूकस सिक्रीट करता है, जाइमोजन या पेप्टिक या चीफ सेल जो है वो प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन सिक्रीट करता है जो कि इनएक्टिव स्टेट में होता है, और इसको एक्टिव स्टेट में कौन लाता है, तो HCl। ठीक है, और ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल जो है वो सिक्रीट करता है क्या, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, और ये कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर का काम होता है कि वो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन में भी हेल्प करता है। ठीक है, और HCl सिक्रीट करता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन प्रूव्ड अ गुड टूल फॉर डी एडिक्शन। ठीक है, मतलब अगर किसी भी चीज़ की अगर लत लग जाती है, ठीक है, एडिक्टेड हो जाता है कोई इंसान किसी भी चीज़ के प्रति, तो इसमें से कौन सा विटामिन्स है या कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि हेल्प करता है उसको वो चीज़ उस लत को छुड़ाने में। ठीक है, उस चीज़ को छुड़ाने में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। ठीक है, जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। ठीक है, और इसके बारे में भी हमने पढ़ा कुछ देर पहले कि इसके डेफिशिएंसी से क्या होता है, स्कर्वी डिजीज़ होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, स्कर्वी डिजीज़ होता है। और ये जो है कहाँ पाया जाता है, साइट्रस फ्रूट में पाया जाता है। ठीक है,
और द यूज़ ऑफ दिस विटामिन हैज़ प्रूव टू बी ए बेस्ट रेमेडी फॉर एडिक्शन। ठीक है, किसी भी चीज़ के लत को छुड़ाने के लिए विटामिन सी का होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए इज़ नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ। विटामिन ए का जो है एसेंशियल मतलब विटामिन ए की ज़रूरत जो होती है किस चीज़ के सिंथेसिस के लिए होती है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विजुअल पर्पल के लिए। ठीक है, क्या होता है विजुअल पर्पल, तो देखो ये बेसिकली देखने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, देखने के सेंस में है। दरअसल ये जो विजुअल पर्पल है वो हमारे आँखों में मौजूद होता है। ठीक है, और हमें पता है कि विटामिन ए की ज़रूरत होती है आँखों की स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, फॉर बेटर विजन। ठीक है, तो होता क्या है कि हम सबको पता है कि हमारे जो आइज़ हैं उसमें क्या होता है, रेटिना मौजूद होता है, कुछ सेल्स होते हैं। ठीक है, और रॉड्स और कोन्स होते हैं। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इसके बारे में। द वर्क ऑफ रिसीविंग विजुअल सेंसेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ रॉड्स एंड कोन्स सेल्स ऑफ रेटिना। तो रेटिना में बेसिकली दो तरह के सेल्स मौजूद होते हैं, रॉड्स और कोन्स के नाम से। ठीक है, और इसका केमिकल नेम होता है रोडोप्सिन। ठीक है, और ये रोडोप्सिन जो है वो बना हुआ रहता है रेटिनिन पिगमेंट से। रोडोप्सिन किस पिगमेंट से बना हुआ रहता है, रेटिनिन पिगमेंट से बना हुआ रहता है, और इसमें ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद होता है, और इसका मेन कंपोनेंट होता है विटामिन ए। ठीक है, इसीलिए विटामिन ए के कमी से, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, ये जो प्रोटीन है, ये जो क्या होता है रेटिनिन है, वो कम बनता है, जिसके कारण क्या होता है रोडोप्सिन कम बनता है। रोडोप्सिन का सिंथेसिस में कमी आ जाता है, और विजन स्टॉप इन डिम लाइट, और कम लाइट में जो है दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्लियर हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है किस चीज़ के सिंथेसिस के लिए, तो विजुअल पर्पल के लिए सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और ये विजुअल पर्पल और कुछ नहीं बल्कि एक कंपोनेंट है किसका, रोडोप्सिन का। ठीक है, और रोडोप्सिन क्या है, तो ये रॉड्स और कोन सेल्स ऑफ रेटिना में मौजूद होते हैं। ठीक है, जो कि एक पिगमेंट का सिंथेसिस करता है, इसको कहते हैं रेटिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विटामिन ए इज़ ए प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ। तो विटामिन ए किसका किस चीज़ के सिंथेसिस का प्रिकर्सर, अभी हमने देखा रेटिनिन। ठीक है, रेटिनिन प्रोटीन के लिए ये रेटिनिन पिगमेंट होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, रोडोप्सिन प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो विटामिन ए इज़ अ प्रिकर्सर टू द सिंथेसिस ऑफ रेटिनिन। ठीक है, और विटामिन ए जो है वो हाईली अनसैचुरेटेड अल्कोहल होता है दैट आर फैट सोल्यूबल। ठीक है, और इसका मेन सोर्स क्या होता है, विटामिन ए जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो दूध में पाया जाता है। ठीक है, बटर में पाया जाता है, एग योक यानी अंडा का जो पीला वाला पोर्शन होता है उसमें पाया जाता है, लिवर यानी कलेजी में पाया जाता है, और फिश ऑयल में पाया जाता है। ठीक है, जो मछली का तेल रहता है उस सब में, इस सभी में क्या होता है, विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आफ्टर ए मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स इज इंजेस्टेड इंसुलिन सिक्रीशन इज प्रोबेबली स्टिमुलेटेड बाय। देखो कह रहा है कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन लेते हैं और उसके लेने के बाद इंसुलिन सिक्रीशन जो होता है वो किसके द्वारा स्टिमुलेट किया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, CCK। ठीक है, CCK का जो है यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है कि ये तो सिक्रीट होता है किससे, तो आई सेल्स ऑफ अपर स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अपर स्मॉल इंटेस्टाइन के आई सेल्स के द्वारा ये सिक्रीट किया जाता है। ठीक है, ये हमारे लिए एक नया इन्फॉर्मेशन है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो है हेल्प करता है इंसुलिन के सिक्रीशन में। ठीक है, इंसुलिन को सिक्रीट करने में हेल्प करता है ये, वो भी कब, तो आफ्टर ए मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट इज इंजेस्टेड, मतलब जब हम कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन, जैसे कि अगर हम बहुत ज़्यादा राइस खा लें। ठीक है, राइस खाने के बाद जब इंसुलिन का सिक्रीशन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो यही CCK हार्मोन के द्वारा किया जाता है, जो कि आई सेल्स ऑफ अपर स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा रिलीज़ होता है। ठीक है, तो इसका बेसिकली इम्पॉर्टेंट रोल होता है डाइजेशन और एपेटाइट में।
ठीक है। तो एक हमने पढ़ा था कि CCK या पैनक्लोजाइमिन जो है वो स्टिमुलेट करता है गॉल ब्लैडर को कि वो जो है बाइल जूस को सिक्रीट करें, और दूसरा यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज़ किया जाता है ताकि वो इंसुलिन का सिक्रीशन को भी स्टिमुलेट कर सके, ठीक है, वो भी आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन सभी स्टेटमेंट्स को देखिए और इसमें से बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सलाइवा एक्ट्स एज लुब्रिकेंट, बिल्कुल सही है, सलाइवा एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। दूसरा कहता है द pH ऑफ ह्यूमन सलाइवा इज 3.4, ये गलत है क्योंकि इसका जो pH होता है वो 3.4 नहीं बल्कि 6.8 के अप्रॉक्स होता है, ठीक है। तीसरा हो गया सलाइवरी एमाइलेज फ्रीज शुगर्स फ्रॉम स्टार्च एंड मॉलिक्यूल्स, गलत है क्योंकि सलाइवरी एमाइलेज जिसको कि टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं, इसका काम है कि ये स्टार्च को जो है वो माल्टोज और डेक्सट्रिन में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। चौथा कहता है सम ड्रग्स एंड आयंस आर एक्सक्रीटेड इन सलाइवा, ये बिल्कुल सही है कि कुछ ऐसे ड्रग्स और आयंस होते हैं जो कि सलाइवा के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं, और इसके एग्जांपल्स हो गए हमारा जैसे कि केफीन हो गया, फेनिटोइन हो गया और थियोफाइलिन हो गया। ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि हमारे सलाइवा यानी मुंह के लार के द्वारा जो है वो बाहर निकाले जाते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सब्सटेंस दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड विदाउट डाइजेशन आर, बिना पाचन के ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कि एब्जॉर्ब कर लिया जाता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में। तो इसका सही जवाब होगा विटामिन्स। विटामिन सी एक ऐसा सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि बॉडी में बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होता है, इसकी ज़रूरत बहुत ही कम मात्रा में होती है, और ये जो है बिना किसी डाइजेशन के ही डायरेक्टली सेल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। क्या होता है, इट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय दिस सेल अनडाइजेस्टेड। क्लियर है। सिर्फ इतना ही नहीं, विटामिन्स जो हैं वो कैटलिस्ट के रूप में भी काम करते हैं, ठीक है, दैट इज़ कोएंजाइम ऑफ एंजाइम, ठीक है। इन दिस वे दे कंट्रोल द एक्शंस ऑफ कैटलिस्ट इन मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो इसका जो है मेटाबॉलिक रिएक्शन में कैटलिस्ट के रूप में भी इम्पॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो है डाइजेशन ख़त्म होता है, ठीक है। एनिमल फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर ओवर होता है, ठीक है। हालांकि नए NCERT में अपना अगर आप लोग देखेंगे तो ये चैप्टर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये मुझे पता है कि नए NCERT के अकॉर्डिंग ये चैप्टर आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये क्लास 12 के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये तो कंपटीशन लेवल एग्जामिनेशन है ना, तो इसलिए इसमें पूछ सकता है, और देखो क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, ठीक है। इसलिए मैंने इसका एक ओवरव्यू दे दिया, और ये ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है, ज़्यादातर क्वेश्चंस आप लोग यूँ ही सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ज़्यादा इसमें पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत बस रिवाइज़ कर लोगे, उसी में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। तो हम लोग का चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम लोग शुरू करेंगे कौन सा चैप्टर, तो रेस्पिरेशन, ठीक है। क्लियर हो गया। बहुत ही ईजी है, एनिमल फिजियोलॉजी देखते देखते कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ज्वाइन करें, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।